Once again, welcome back. And today in this video lecture, we will learn the first chapter of physics of class 11, that is the physical world. तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का पहला लेसन पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिक्स की परिभाषा पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि साइंस क्या होता है, यानी कि विज्ञान क्या होता है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो साइंस का ही एक भाग है। ठीक है, तो देखते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस जो है साइंटिया नामक शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है टू नो, मतलब कि जानना, कोई भी चीज़ जानना, वो क्या है, साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कि एक लैटिन शब्द साइंटिया से बना है। ठीक है, तो मानव अपने प्राचीन समय से किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा है। जो भी उसके आसपास की जो भी घटनाएं होती थी, भौतिक घटनाएं होती थी, उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है। इसके लिए वो क्या करता था, प्रयोग करता था, प्रेक्षण करता था, यानी कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करता था। तो हम लोग साइंस का परिभाषा दे सकते हैं, साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। प्रेक्षणों तथा प्रयोगों के द्वारा भौतिक जगत का अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये था साइंस का परिभाषा। अब देखते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, जो कि इसको नेचर से बना है। ठीक है, इसको हम लोग नेचुरल साइंस भी कहते थे पहले, यानी कि प्रकृति विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान क्या होता है? बेसिक लॉ ऑफ नेचर, जो भी नेचर के जो नियम है, बेसिक लॉ है, वो फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो भी नेचर, प्रकृति के जो नियम हैं, वो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं और प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे दिन रात का होना, डे नाइट रिपीटेशन। ठीक है, रेनबो यानी इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, ग्रहण इक्लिप्सेस, जो कि ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसके बारे में। टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा का आना, और ज्वालामुखी का फटना यानी कि वल्केनोस। तो इन सब का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। ये सब क्या है? भौतिक घटनाएं हैं, प्रकृति से संबंधित घटनाएं हैं, इन सब का अध्ययन। ठीक है, बर्फ का जमना, ठीक है, पानी का उबलना, ये सब भौतिक घटनाएं हैं। इसका अध्ययन हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब जो भौतिक विज्ञान है यानी कि जो फिजिक्स है, वो दो सिद्धांतों पे काम करता है। ठीक है, और भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भौतिक विज्ञान के दो सिद्धांत हैं, कौन कौन से? पहला है एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन, दूसरा है न्यूनीकरण यानी कि रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले एकीकरण देखते हैं। एकीकरण क्या होता है? बहुत सारी भौतिक घटनाएं हैं, उनको कुछ नियमों तथा सिद्धांतों के द्वारा व्याख्या करना एकीकरण कहलाता है। यानी बहुत सारे भौतिक घटनाओं को एक नियम के अंतर्गत बताया जाए तथा उसका व्याख्या किया जाए, वह कहलाता है आपका एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन। ठीक है, एक्सप्लेन द डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉ, दिस इज नोन एज द यूनिफिकेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे सेव का गिरना, पृथ्वी का सूर्य के प्रति परिक्रमा करना, ज्वार भाटा का आना, ये सब क्यों होता है? ये सब होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। मतलब इन सारी घटनाओं को हम लोग क्या कर दिए? इसका एकीकरण कर दिए। किसके अंतर्गत? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंतर्गत। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो इतनी सारी भौतिक घटनाएं हम लोग क्या कर दिए हैं? इन सब का एकीकरण कर दिए, एक नियम में बांध दिए हैं, जो कि नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको कि बताया था न्यूटन ने। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और एक और देखते हैं, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि 4 इक्वेशन बताए। ठीक है, उन 4 इक्वेशन की सहायता से हमारे सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव्स, इन सारा का एक्सप्लेनेशन उनके 4 समीकरण के द्वारा हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया? इन सारे फिजिकल घटनाओं को उन्होंने क्या कर दिया? इन 4 इक्वेशनों में एकीकरण कर दिया। ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सब सारे हम लोग आगे लेसन्स में हम लोग अध्ययन करेंगे इसके बारे में। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है न्यूनीकरण का। ठीक है, यानी कि रिडक्शनिज्म। इसमें क्या करते हैं? बहुत बड़े प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़कर
उसको सॉल्व करते हैं। ब्रेक द बिग प्रॉब्लम इनटू द स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड देन सॉल्व इट। ठीक है, इसमें बड़े बड़े समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़कर हल करना, यह न्यूनीकरण के अंतर्गत आता है। तो ये फिजिक्स का दूसरा सिद्धांत था। ठीक है, अगला है स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या स्कोप है? जैसे कोई भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसमें क्या क्या स्कोप है, क्या क्या क्षेत्र हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो फिजिक्स में क्या क्या स्कोप है? तो इसके दो स्कोप हैं मुख्य रूप से, दो इसके प्रयोजन हैं। ठीक है, एक है माइक्रोस्कोपिक, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक यानी बड़े पिंडों के बारे में अध्ययन करना, स्थूल, इसका हिंदी होता है स्थूल, और माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है सूक्ष्म। ठीक है, तो बड़े पिंड जैसे हो गए, पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, उपग्रह हो गए, ठीक है, गैलेक्सी हो गया, इन सब के बारे में अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो वो होता है माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत। ठीक है, इसमें स्टार हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, और भी बहुत सारे आकाशीय पिंड हो गए बड़े बड़े, उनके बारे में अध्ययन करना आता है माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत। और माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बोसान, इन सब छोटे छोटे कणों के बारे में अध्ययन करना माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत इसकी 4 शाखाएं हैं। ठीक है, एक है मैकेनिज्म, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी, थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मागतिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब कि विद्युत चुंबकत्व, और ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ना है। मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे गति के बारे में, मोशन क्या है, ठीक है, फ्रिक्शन, घर्षण बल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, साउंड, ध्वनि के बारे में, ध्वनि तरंगों के बारे में। ठीक है, बेंडिंग ऑफ रॉड, रॉड किसी भी छड़ का मुड़ना, ये सब के बारे में। रॉकेट, रॉकेट कैसे लॉन्च करते हैं, ठीक है, रॉकेट प्रोपल्सन क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह, सैटेलाइट, ग्रह, प्लैनेट्स, इन सब के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, व्हील रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी व्हील है कैसे रोटेट करता है, उसका सिद्धांत क्या है, ठीक है, उसके बारे में। फ्लोटेशन ऑफ फ्लूइड मतलब तरलों का प्रवाह, ठीक है, कोई भी द्रव है उसका प्रवाह होता है, कैसे होता है, किस नियम पे काम करता है, ये सब, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग यांत्रिकी के अंतर्गत यानी कि मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब होता है ऊष्मागतिकी। थर्मो मतलब होता है ऊष्मा, डायनेमिक्स मतलब होता है गतिकी, मतलब ऊष्मा का गति, ऊष्मा के गति के कारण, ठीक है, जो भी सारे चेंजेस होते हैं उसके कारण जो भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी के जो भी नियम बताए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके अलावा ऊष्मा के बारे में, हीट के बारे में, टेम्परेचर, ताप के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में, ठीक है, हीट इंजन, ऊष्मा इंजन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये सब थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत चुंबकत्व। इसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व जो कि माइक्रोस्कोपिक स्थूल जो स्कोप है फिजिक्स का, उसके अंतर्गत हम लोग आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब एसी और डीसी करंट, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अध्ययन करेंगे, मोटर, जनरेटर, ठीक है, मैग्नेट, चुंबक इत्यादि चीज़ों के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत हम लोग इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, चौथा है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रकाश के बारे में, दर्पण के बारे में यानी कि मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में यानी दूरदर्शी के बारे में, रेनबो यानी इंद्रधनुष के बारे में, प्रिज्म के बारे में, एक्सरे के बारे में, सेमीकंडक्टर जो कि अर्धचालक हैं उनके बारे में हम लोग ऑप्टिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो ये था माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्कोप जो है साइंस का, उसमें 4 भागों में साइंस को बांटा गया है। ठीक है, चारों के बारे में हम लोग निम्नलिखित टॉपिक्स पे हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें से मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 में पढ़ा जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स क्लास 12 में इसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अब भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। जो सोसाइटी है और साइंस, वह
फिजिक्स यानी कि भौतिकी और टेक्नोलॉजी दोनों से मिलकर बनी हुई है। हमारा जो समाज है वह बहुत अधिक फिजिक्स और टेक्नोलॉजी पे निर्भर करता है। ठीक है, इसमें जैसे पहले स्टीम इंजन था। ठीक है, तो स्टीम इंजन की दक्षता हमें बढ़ानी थी, तो हम लोगों ने हमारा जो टेक्नोलॉजी था एक स्टीम इंजन, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, इसको स्टीम इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए ऊष्मागतिकी नामक फिजिक्स, ठीक है, का अध्ययन किया गया। फिजिक्स के शाखा जो है ऊष्मागतिकी, इसके अंतर्गत इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम लोग ऊष्मागतिकी शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया, जिससे हम लोग हीट इंजन बनाए यानी कि ऊष्मा इंजन। ठीक है, इससे हमारा क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए। ठीक है, ऊष्मा इंजन की दक्षता में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, यानी कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो क्या किया, फिजिक्स को यानी कि भौतिकी को क्या किया, इम्प्रूव किया। और ये दोनों मिलकर क्या हुए, जब इसकी दक्षता बढ़ी तो ये सोसाइटी पे क्या करें, इफेक्ट डालें। इसी प्रकार से जब फिजिक्स के अंतर्गत दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जब फिजिक्स के अंतर्गत अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, तो उसका जब खोज हुआ तो सिलिकॉन के चिप्स बने बहुत सारे। उसकी सहायता से क्या हुआ, हमारे टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, चेंजेस आए, जैसे कि एलईडी बना, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, मोबाइल फोन्स बने, कंप्यूटर्स बने। ये सब फिजिक्स में जो जब अर्धचालक का खोज हुआ तो उससे हमारे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, उससे हमारा समाज यानी सोसाइटी क्या हुआ, बहुत अधिक प्रभावित हुआ। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आए हमारे सोसाइटी में। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी मिलके सोसाइटी को क्या करते हैं, बहुत सारे उस पर इफेक्ट डालते हैं, बहुत सारे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जब खोज हुई, विद्युत, इलेक्ट्रो मतलब होता है विद्युत, मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबक, और वेव्स मतलब होता है तरंगे। जब विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज हुई फिजिक्स के द्वारा तो हमारे टेक्नोलॉजी प्रभावित हुआ। संचार माध्यम, कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या हुआ, सुधार हुआ। जो भी हम फ़ोन लगाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है, या रेडियो पे, टेलीविज़न पे जो भी कुछ सुनते हैं, जो भी प्रसारण होता है, जो भी कम्युनिकेशन का आदान प्रदान होता है, वो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। ठीक है, यानी साइंस हमारा क्या किया, टेक्नोलॉजी को प्रभावित हुआ और उससे हमारा समाज क्या हुआ, बहुत अधिक प्रभावित हुआ। ठीक है, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। तो ये था हमारा जो फिजिक्स है और टेक्नोलॉजी मिलके सोसाइटी को क्या करते हैं, बहुत अधिक, उस पर बहुत अधिक इफेक्ट डालते हैं, बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में क्या क्या फोर्सेस होती हैं, बल होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में बहुत सारे बल हैं, लेकिन सारे बलों को 4 बलों के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, उनको डिफाइन किया जा सकता है। तो प्रकृति के फंडामेंटल यानी मूल 4 बल हैं प्रकृति में। कौन कौन से हैं, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद है दुर्बल नाभिकीय बल, और चौथा है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ब्रह्मांड में किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इट इज द फोर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वो पिंड कितने भी दूरी पे स्थित हो सकते हैं। ठीक है, यह एक आकर्षण का बल होता है, मतलब 2 पिंडों के बीच जो बल लगता है उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, यह बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, मतलब बहुत ही लंबे परिसर में ये बल कार्य करता है, यानी कि अनंत दूरी पर स्थित वस्तुओं के बीच भी गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, यानी कि लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी बहुत अधिक परिसर में, बहुत अधिक क्षेत्र में, बड़े दूर स्थित पिंडों के बीच भी कार्य करता है। कितने भी दूर रहें, जैसे सूर्य, पृथ्वी है, तो उनके बीच भी क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है, भले उनके बीच कितनी अधिक दूरी क्यों ना हो। तो अनंत दूरी पे स्थित पिंडों के बीच भी क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यह बहुत ही वीकेस्ट फोर्स है, मतलब बहुत ही कमजोर बल है। ठीक है, यह सारे बलों में सबसे कमजोर फोर्स माना जाता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। ठीक है, इस फोर्स को लगने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन इस फोर्स, यह जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके लिए किसी भी माध्यम, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं भी लग सकता है, उसके बीच कोई मीडियम रहे या न रहे, गुरुत्वाकर्षण का बल हमेशा लगेगा। नो मीडियम रिक्वायर्ड, किसी भी मीडियम की आवश्यकता यानी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय बल के बारे में। विद्युत चुंबकीय बल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। इट इज अ फोर्स बिटवीन द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब दो आवेशित बल है, या तो उनमें प्लस का आवेश हो या तो माइनस का आवेश हो। ठीक है, आवेशित बलों के आवेशित पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, ये बल कार्यरत होता है। ठीक है, ये लॉन्ग रेंज ये भी होता है, कितने भी दूर स्थित अगर एक माइनस का कोई पार्टिकल है एक प्लस का हो तो उनके बीच एक फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, या दोनों प्लस हों दोनों माइनस तो उनके बीच क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी अनंत दूरी पे स्थित अगर दो आवेश रहें तब भी उनके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है। ठीक है, यह सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, दूसरा सबसे प्रबल बल है। इसके लिए किसी भी मीडियम की आवश्यक नहीं होता है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। यह आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल हो सकता है। अगर विपरीत आवेश है, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, एक माइनस एक प्लस है, तो उनके बीच जो फोर्स कार्य करेगा वो होगा आकर्षण का। लेकिन अगर सेम प्रकार के आवेश हैं, दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों, तो उनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, वो होगा प्रतिकर्षण का, यानी कि रिपल्सन का। ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो उनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का, क्योंकि दोनों पे अपोजिट चार्ज है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। लेकिन अगर दोनों प्रोटॉन हो तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा रिपल्सन का। या दोनों इलेक्ट्रॉन हो तो उनके बीच कैसा बल लगेगा, रिपल्सन का, यानी कि प्रतिकर्षण का, क्योंकि सेम चार्ज है। ठीक है, तीसरा फोर्स है प्रकृति के मूल बलों में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, यह नेचर का, प्रकृति में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ठीक है, यह नाभिक के अंदर कार्यरत होता है। यह नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनके बीच जो कार्यरत बल होता है उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यह सारे बलों में सबसे अधिक प्रबल होता है और यह शॉर्ट रेंज का होता है, क्योंकि नाभिक के अंतर्गत ही लगता है। नाभिक का त्रिज्या कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो इस बल का जो रेंज होता है, जो परिसर होता है, 10⁻⁻15 मीटर अंतर्गत परिसर में कार्यरत। नाभिक के अंतर्गत जो भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन है या प्रोटॉन के बीच या न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले जो बल होते हैं उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोटॉन है, दोनों के बीच क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, दूर जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी यह इतने छोटे आकार जो कि नाभिक है, जो कि 10⁻⁻15 मीटर का है, इसके अंतर्गत ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बीच कोई न कोई एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जिसके कारण इसके बावजूद भी ये दोनों नाभिक में, ये प्रोटॉन्स नाभिक में रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच कोई न कोई एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो कि इनको बांधे रख रहा है, वो है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले बल को भी क्या कहेंगे, प्रबल नाभिकीय बल कहेंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल को भी क्या कहेंगे, प्रबल नाभिकीय बल कहेंगे। यह एक प्रकार का अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ठीक है, जो कि एक दूसरे को बांधे रहता है। यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, मतलब दोनों प्लस हैं, इसके बावजूद भी ये एक दूसरे के इतने नज़दीक रहते हैं, नाभिक में ही रहते हैं, नाभिक से बाहर नहीं जाते हैं। तो यह एक प्रकार का आकर्षण फोर्स है और यह आपके आवेश पर निर्भर नहीं करता। अगर आवेश पर निर्भर करता तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं प्रतिकर्षण करके। ठीक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला प्रबल नाभिकीय बल होता है। ठीक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। इट इज द फोर्स एमंग द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, या तो प्रोटॉन के बीच हो सकता है, या प्रोटॉन के बीच हो सकता है, या तो न्यूट्रॉन के बीच हो सकता है। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को मिला के क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियंस के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हम लोग प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल। इसमें क्या होता है, यह वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है यह वीक फोर्स है एक प्रकार का, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से थोड़ा अधिक प्रबल है। यह छोटे परिसर में काम करता है, 10⁻⁻16 मीटर रेंज में कार्य करता है, और यह
मुख्य रूप से रेडियोधर्मी उत्सर्जन के कारण होता है, रेडियो एक्टिव इमिशन के कारण। रेडियोधर्मी तत्व कौन कौन से हैं? रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। इन सब से जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है, ठीक है, बीटा क्षय होता है, उस समय यह बल क्या होता है? कार्यरत होता है। इसमें यह मुख्य रूप से न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, ये आपके मतलब अभी नहीं पता होगा, आगे बताया जाएगा आगे के लेसन्स में, ठीक है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के इंटरेक्शन के कारण होता है। जब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो बीटा कण से या इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, टकराते हैं, तो उस समय यह बल उस पर कार्यरत होता है। तो यह है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अगर हम चारों फोर्सों में तुलना करें तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे थोड़ा सा कम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद से वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे कमजोर जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अगर हम प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 माने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? विद्युत चुंबकीय बल कितने होंगे? 1/100वां भाग उसका होगा यानी 10⁻⁻2। और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? 10⁻⁻13वां भाग। और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 10⁻38वां भाग, यानी कि बहुत ही सबसे कम में है और सबसे अधिक प्रबल नाभिकीय बल है। तो इस प्रकार से ये था चैप्टर 1 का पूरा इंट्रोडक्शन।